गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे, एक हो रहा था अपना नाइट्रोजन स्थिरीकरण और दूसरा था अपना नाइट्रोजन खनिजन। अपन ने लास्ट क्लास में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो था टॉपिक था अपना नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उसके बारे में चर्चा की थी, उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था, ये कंप्लीट भी अपना हो गया था। दूसरा अपना टॉपिक था नाइट्रोजन खनिजन। नाइट्रोजन जो खनिजन था उसमें अपन ने पढ़ा था कि आपके जो कार्बनिक नाइट्रोजन होता है उसका अकार्बनिक नाइट्रोजन में जो बदलने की प्रोसेस होती है उसको नाइट्रोजन खनिजन कहते हैं। नाइट्रोजन खनिजन के अपन ने चर्चा की थी, तो उसके कुछ चरण थे जिसमें अपन ने एक पढ़ा था अम्लीकरण और एक पढ़ा था अमोनीकरण। इन दो के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। आज यहाँ हम तीसरा जो है जिसका नाम है नाइट्रीकरण और चौथा जो है उसका नाम है विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण, इन दो के बारे में अपन यहाँ चर्चा करेंगे। अभी अपन ने अम्लीकरण और जो अमोनीकरण है उन दो के बारे में लास्ट क्लास में चर्चा कर ली थी कि अम्लीकरण क्या होता है, अमोनीकरण क्या होता है। अब हम यहाँ चर्चा करेंगे कि नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं नाइट्रीकरण क्या होता है। तो देखो बच्चों, कल अपन ने जो दूसरा चरण पढ़ा था उसके अंदर अमोनिया का निर्माण हो गया था। किससे? एमिनो अम्ल जो था, उस एमिनो अम्ल से अमोनिया का निर्माण हो गया था। आज हम देखेंगे कि जो अमोनिया है उस अमोनिया के द्वारा किस प्रकार से आगे की प्रोसेस होती है, किस प्रकार से नाइट्रेट बनते हैं और किस प्रकार से नाइट्राइट बनते हैं। ये जो प्रोसेस है यही नाइट्रीकरण होगी। इसकी डेफिनेशन को अपन नोट करेंगे। पहले अपन लिखते हैं नाइट्रीकरण। तो बच्चों, जो मृदा में उपस्थित अमोनिया होती है, अमोनीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जब अमोनिया का निर्माण हो जाता है मृदा में, तो उस अमोनिया का नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट में बदलने की जो प्रोसेस होती है, बदलने की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को नाइट्रीकरण के नाम से जाना जाता है। मृदा में उपस्थित अमोनिया को नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया को ही किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है नाइट्रीकरण के नाम से। साधारणतया यह जो प्रोसेस होती है, यह प्रोसेस सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में होती है। और ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, नाइट्रोसोमोनास और एक होता है नाइट्रोबैक्टर। इन दोनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे किस प्रकार से ये प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले अपन इनकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो परिभाषा है, उसको अपन नोट करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं मृदा में उपस्थित अमोनिया NH3 का नाइट्राइट NO2 माइनस व नाइट्रेट NO3 माइनस में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रीकरण कहा जाता है। तो बच्चों, आपको पता लगा होगा कि मृदा में उपस्थित जो अमोनिया है उसको नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसे ही नाइट्रीकरण कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी चर्चा की कि ये जो प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में होती है। यह प्रक्रिया सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में होती है।
यह जो प्रक्रिया है वो सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में होती है। अब यहाँ पे हम देखें तो जो अमोनिया है, उस अमोनिया का जो ऑक्सीकरण होता है और उसके ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है, नाइट्राइड और नाइट्रेट प्राप्त होते हैं। तो किस प्रकार से ये उसका ऑक्सीकरण होता है, कौन से सूक्ष्म जीव इसमें सहायता करते हैं और किस प्रकार से ऑक्सीकरण होने से नाइट्रेट और नाइट्राइड बनते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करें। तो ये दो प्रोसेस है, इसकी जो प्रोसेस है वो दो चरण है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि अमोनिया के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होने की दो प्रक्रियाएं हैं जो निम्न प्रकार हैं, जो निम्न प्रकार हैं। अमोनिया के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप जो ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा के प्राप्त होने की जो प्रक्रियाएं हैं वो दो प्रकार की प्रक्रियाएं हैं अपने पास। पहली जो प्रक्रिया है उसमें जो अमोनिया होता है, उस अमोनिया के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप ऊर्जा बनती है और साथ में नाइट्राइड बन जाता है। और इसके लिए जो आवश्यक सूक्ष्म जीव है वह है नाइट्रोसोमोनास। कहने का मतलब नाइट्रोसोमोनास की उपस्थिति में अमोनिया का ऑक्सीकरण होता है और अमोनिया के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप आपके नाइट्राइड बन जाती है, ऊर्जा बन जाती है। ये जो ऊर्जा बनती है वो कितनी बनती है, किस प्रकार से अभिक्रिया होती है, उसके बारे में अपन चर्चा करें यहाँ। तो सबसे पहली जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में अपन यहाँ नोट करते हैं कि अमोनिया NH3 के ऑक्सीकरण के कारण अमोनिया के ऑक्सीकरण के कारण नाइट्राइट NO2 माइनस वह ऊर्जा बनती है। इस प्रक्रिया में नाइट्रोसोमोनास सूक्ष्म जीव जो बैक्टीरिया है, सूक्ष्म जीव उपयोग में आता है। देखो बच्चों, जो अमोनिया के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप जो नाइट्राइड बनती है, उस नाइट्राइड के बनने के दौरान आपके नाइट्रोसोमोनास जो होता है सूक्ष्म जीव, वो प्रयुक्त होता है, वो काम में आता है। तो यहाँ हम लिखते हैं कि किस प्रकार से होती है नाइट्राइड का निर्माण अमोनिया के ऑक्सीकरण से। तो ये आपके अमोनिया है, ये अमोनिया को ऑक्सीकरण होता है, ये ऑक्सीजन हो गई, इसका ऑक्सीकरण होगा। इसका ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में होगा बच्चों? इसका ऑक्सीकरण होगा नाइट्रोसोमोनास की उपस्थिति में इस अमोनिया का ऑक्सीकरण होगा। उसके परिणाम स्वरूप नाइट्राइड बनेगा और ये जो नाइट्राइड बनेगा वो HNO2 के रूप में बनेगा। साथ में आपके जल बनेगा H2O और साथ में एनर्जी बनेगी। ये एनर्जी जो होगी वो 79 कैलोरी होगी। 79 कैलोरी ऊर्जा आपके यहाँ बनती है। अमोनिया के ऑक्सीकरण की जो प्रोसेस होगी उसमें क्या बनेगी, आपके HNO2 जो है ये नाइट्राइड के रूप में है। यहाँ पे HNO2 माइनस होगा, H प्लस के रूप में जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये नाइट्राइड बन जाएगा बाद में अपघटित होके, इसलिए इसको नाइट्राइड बोलेंगे अपन। ये है जल और ये क्या बनेगा, आपके ऊर्जा बनेगी। ये 79 कैलोरी जो ऊर्जा है वो आपके यहाँ उत्पन्न हो रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं
कि जो अमोनिया है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसके ऑक्सीकरण में नाइट्रोसोमोनास प्रयुक्त हो रहा है, ये नाइट्राइड और जल बन रहे हैं। इस अभिक्रिया को आप संतुलित कर लो, संतुलित करें अगर हम इस अभिक्रिया को, तो आप देखोगे कि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन प्रयुक्त हो जाएंगे और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 और ये भी 2 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपकी अभिक्रिया भी संतुलित हो गई है। तो पहला जो प्रक्रम है जिसमें अमोनिया के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के अंदर नाइट्राइड बनते हैं और इसके लिए प्रयुक्त जो सूक्ष्मजीव है उसको नाइट्रोसोमोनास बोलते हैं और ये इस प्रकार से आपके एनर्जी जो 79 कैलोरी ऊर्जा है वो देता है और नाइट्राइड बना देता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। फिर इसका जो दूसरा चरण है वो हम पढ़ते हैं। चलो ठीक है, दूसरे चरण की हम चर्चा करें तो यहाँ आपके अमोनिया के ऑक्सीकरण के कारण नाइट्राइड बन रहा है और अमोनिया के ऑक्सीकरण से जो नाइट्राइड बन रहा है उस नाइट्राइड से आगे की जो प्रोसेस होती है वहीं से आपका दूसरा चरण प्रारंभ होता है। तो अपन यहाँ लिखते हैं दूसरे चरण में कि जो नाइट्राइड है वो नाइट्राइड आगे बदलता किस में है। देखो बच्चों, यहाँ पे जो पहला प्रक्रम हुआ अमोनिया का ऑक्सीकरण हुआ, अमोनिया के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप नाइट्राइड बना। अब ये दूसरे प्रक्रम में क्या होता है, ये जो नाइट्राइड होता है ये नाइट्रेट में बदल जाता है और ये जो नाइट्राइड होता है ये नाइट्रेट में बदलता है। इसके लिए एक सूक्ष्मजीव की आवश्यकता होती है और इसको जो सूक्ष्मजीव प्रयुक्त होता है उसको अपन बोलते हैं नाइट्रोबैक्टर। जो सूक्ष्मजीव आवश्यक है उसको अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रोबैक्टर। ये नाइट्रोबैक्टर सूक्ष्मजीव प्रयुक्त होता है जो क्या करता है, आपके नाइट्रेट होता है उसका ऑक्सीकरण करता है। नाइट्रेट का क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है। नाइट्रेट का ऑक्सीकरण करता है कौन, नाइट्रोबैक्टीरिया, जिसके परिणाम स्वरूप आपके प्राप्त होता है नाइट्रेट। ये जो नाइट्रेट बनता है और साथ में आपके एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनती है, यह आपके दूसरा प्रक्रम हो गया। अमोनिया के अपघटन का दूसरा प्रक्रम है, 2 चरणों में अपघटन होगा। पहला चरण अभी अपन ने देख लिया, दूसरा चरण में अपन यहाँ लिखते हैं कि नाइट्राइट NO2- का ऑक्सीकरण नाइट्रोबैक्टर सूक्ष्मजीव की उपस्थिति में होता है, सूक्ष्मजीव की उपस्थिति में होता है। देखो बच्चों, यहाँ पे नाइट्राइट का ऑक्सीकरण हो रहा है नाइट्रोबैक्टर सूक्ष्मजीव की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जिससे नाइट्रेट NO3- बनती है तथा साथ में ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखो बच्चों, यहाँ पे अपन ने देखा कि ये 2 प्रक्रम हो गए, दोनों प्रक्रमों में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उस ऊर्जा का उपयोग जो ये सूक्ष्मजीव होते हैं, ये सूक्ष्मजीव अपनी कोशिकीय पूर्ति के लिए करते हैं। अपन ने पहले वाला जो ऊर्जा का स्रोत पढ़ा कि अमोनिया के अपघटन से नाइट्राइड बन रहा था, यहाँ नाइट्राइड के अपघटन से नाइट्रेट बन रहा है। दोनों ही स्थितियों में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, इस ऊर्जा का जो उपयोग होता है वो उपयोग कौन करते हैं, ये उपयोग करते हैं सूक्ष्म जीव। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो इस ऊर्जा का उपयोग करते हैं और सूक्ष्म जीव किस उपयोग में करते हैं, ये करते हैं अपनी कोशिकीय संश्लेषण में।
कहने का मतलब उनकी जो कोशिका में संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उस संश्लेषण की प्रक्रिया में उस ऊर्जा का उपयोग सूक्ष्म जीवों के द्वारा कर लिया जाता है। तो अपन ऊपर जो देख रहे थे उसके बारे में चर्चा करते हैं कि जो नाइट्राइड है उसका ऑक्सीकरण होता है नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में, जिससे नाइट्रेट बनता है और साथ में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रोसेस में यदि हम देखें तो यहाँ पे आपके HNO2 ये क्या है, ये आपके नाइट्रेट है। इस नाइट्रेट का क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीकरण हो रहा है। और इसका जो ऑक्सीकरण हो रहा है वो किसकी उपस्थिति में हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है आपके नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में। नाइट्रोबैक्टर जो सूक्ष्म जीव है, जीवाणु बैक्टीरिया की श्रेणी का, उसमें ऑक्सीकरण हो रहा है किसका, नाइट्राइड का, नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में। और उसके परिणाम स्वरूप नाइट्रेट और आपके ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। यहाँ जो नाइट्रेट उत्पन्न होगा वो HNO3 अम्ल के रूप में उत्पन्न होगा और साथ में 43 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे 43 कैलोरी जो ऊर्जा होगी वो उत्पन्न हो जाएगी किस प्रोसेस में, इस नाइट्रोबैक्टर के साथ जो ऑक्सीकरण होगा उसकी उपस्थिति में। यहाँ पे अपन इसको संतुलित करें तो यहाँ संतुलित करते हैं कि ये HNO2 है और ये क्या है, O2 है। तो यहाँ पे अपन यहाँ 2 लगा देते हैं और यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ये संतुलित हो चुका है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, इसका अपघटन होगा तो इसके अपघटन के परिणाम स्वरूप H+ बनेगा और NO3-। तो यहाँ पे नाइट्रेट प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट नाइट्रेट प्राप्त नहीं होता है, ये HNO3 बनेगा और इस HNO3 के अपघटन के परिणाम स्वरूप नाइट्रेट आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि HNO2 के नाइट्राइड के अपघटन का ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में होती है, ये नाइट्राइड बन जाता है। 43 कैलोरी क्या उत्पन्न हो जाती है, आपके ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। अब अपन ने अभी 2 चरण देखें जिसमें एक के अंदर क्या हो रहा है, एक में नाइट्राइड बन रहा है और दूसरे में नाइट्रेट बन रहा है। एक में अमोनिया का अपघटन हो रहा है जो नाइट्राइड बना रहा है और दूसरे में नाइट्राइड का अपघटन से क्या बन रही है, अमोनिया बन रही है। तो यहाँ पे अपन देखें तो पहले वाली जो प्रोसेस थी जिसके अंदर आपके अमोनिया था, वो अमोनिया किस में बदल रहा था, अमोनिया बदल रहा था आपके नाइट्राइड में। यहाँ पे हम चर्चा करें तो आपके जो अमोनिया नाइट्राइड में बदल रहा है उसके ऑक्सीकरण की जो मात्रा है वो होती है लगभग 35 से 40 मोल। 35 से 40 मोल अमोनिया का ऑक्सीकरण होता है। अमोनिया का 35 से जो 40 मोल अमोनिया है उसका ऑक्सीकरण किस में हो जाता है, नाइट्रेट में हो जाता है। और दूसरे वाले चरण में NO2 जो नाइट्रेट है उसका नाइट्राइड जो है उसका नाइट्रेट NO3 में जो ऑक्सीकरण हो रहा था इसमें लगभग आपके 70 से 100 मोल मतलब 70 से 100 मोल नाइट्राइड का ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अमोनिया नाइट्रेट में कम मात्रा में ऑक्सीकृत हो रही है जबकि नाइट्राइड नाइट्रेट में अधिक मात्रा में ऑक्सीकरण होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक लाइन लिख देते हैं अपन यहाँ कि नाइट्राइड का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण अमोनिया से नाइट्राइड में ऑक्सीकरण से अधिक होता है। तो बच्चों यहाँ पे अपन ने देखा
कि जो नाइट्राइड है उसका ऑक्सीकरण नाइट्रेट में अधिक होता है, तुलनात्मक रूप से देखें अमोनिया से नाइट्रेट में ऑक्सीकरण से। तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, आगे है अब आपके खनिजन की फोर्थ स्टेप, चौथी प्रक्रिया जो है वो आपके है विनाइट्रीकरण। अब विनाइट्रीकरण क्या होता है, किस प्रकार से होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करें तो चौथा जो चरण है वो है आपके विनाइट्रीकरण। विनाइट्रिफिकेशन जो है उसके बारे में हम चर्चा करें तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आपके जो नाइट्राइड या नाइट्रेट में बदल गया है, स्टार्टिंग से यदि हम देखें तो शुरू से अपन देखते हैं कि जो कार्बनिक हैं, कार्बनिक शुरू से प्रोसेस देखते हैं स्थिरीकरण फिर खनिजन की प्रक्रिया में, तो अपन देखेंगे कि आपके जो कार्बनिक यौगिक थे, कार्बनिक यौगिक, वो कार्बनिक यौगिक बदलते हैं किसमें, एमिनो अम्लों में, एमिनो अम्ल में। इस प्रक्रिया को एमिनीकरण अपन ने नाम दिया था, एमिनीकरण, सॉरी अमोनीकरण, अमोनीकरण। फिर जो एमिनो अम्ल है वो आपके अमोनिया में बदल रहे थे, दूसरी स्टेप में एमिनो अम्ल किस में बदल रहे थे, अमोनिया में। इसको अपन ने नाम दिया था एमिनीकरण, अमीनीकरण। अभी अपन ने पढ़ा है कि जो अमोनिया होता है वो किस में बदलता है, नाइट्राइड या फिर नाइट्रेट में। इस प्रक्रिया को अपन ने कहा है नाइट्रीकरण। अभी तक अपन ने कल यहाँ से स्टार्ट किया था कार्बनिक यौगिक अमोनीकरण की प्रक्रिया से अमीनो अम्ल में बदलते हैं, एमिनो अम्ल जो होते हैं अमीनीकरण की प्रक्रिया से अमोनिया में बदलते हैं, और जो अमोनिया होती है वो नाइट्रीकरण की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के बाद नाइट्राइड या नाइट्रेट में बदलते हैं। अब ये जो विनाइट्रिफिकेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये जो नाइट्राइड और नाइट्रेट हैं उसका नाइट्रोजन में बदल जाने की जो प्रक्रिया होती है, नाइट्रेट या नाइट्राइड की इसमें नाइट्रोजन में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको आप बोलते हैं अपन विनाइट्रीकरण। उसको अपन क्या बोलते हैं, विनाइट्रीकरण। नाइट्राइड या नाइट्रेट में बदलने की, जो नाइट्राइड और नाइट्रेट है उसको नाइट्रोजन में बदल जाने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को विनाइट्रीकरण के नाम से अपन जानते हैं। अब अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे कि विनाइट्रीकरण किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं जो इसमें सहायता करते हैं, और कौन सी प्रोसेस होती है, कौन से चरण होते हैं जिसके माध्यम से ये स्टेप कंप्लीट होते हैं। तो एक एक करके अपने स्टार्ट करेंगे। अपन ने कल से लेकर आज तक जो पढ़ा है दोनों क्लासों में उसके बारे में चर्चा की है, तो मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। कल अपन ने खनिजन स्टार्ट किया था, खनिजन, खनिजन में कार्बनिक यौगिकों का अकार्बनिक यौगिकों में अपघटन होता है, 4 चरणों में होगा। पहली होगी अमोनीकरण की प्रक्रिया जिसमें कार्बनिक यौगिक अमीनो अम्ल में बदलेंगे। दूसरी प्रोसेस जो होगी वो अमीनीकरण होगी, उसमें अमीनो अम्ल किस में बदलेंगे, अमोनिया में बदलेंगे। तीसरी प्रोसेस जो आज अपन ने पढ़ी है उसको नाइट्रीकरण बोलते हैं। इसमें जो अमोनिया होता, अमोनियम या अमोनिया जो होता है वो किस में बदलते हैं, आपके नाइट्राइड या नाइट्रेट में बदल जाते हैं। ये नाइट्राइड और नाइट्रेट विनाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया जो होती है उससे चौथी प्रोसेस के माध्यम से नाइट्रोजन में बदल जाते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं विनाइट्रीकरण के बारे में। बाकी जो आउटलाइन डायग्राम है खनिजन का वो यहाँ कंप्लीट होता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, मैं फिर इसको रफ कर देता हूँ। अब यहाँ आप देखिए कि विनाइट्रीकरण की प्रोसेस को अभी मैंने बताया, उस हिसाब से इसकी जो डेफिनेशन मैं यहाँ लिखता हूँ, तो यहाँ लिखता हूँ नाइट्राइड व नाइट्रेट का सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में
N2 नाइट्रोजन गैस में बदलने की प्रक्रिया विनाइट्रीकरण कहलाती है। बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? विनाइट्रीकरण कहलाती है। इसकी एक और डेफिनेशन है, पहली जो परिभाषा है वो ये है कि नाइट्राइट और नाइट्रेट का नाइट्रोजन में बदल जाने की प्रोसेस ही प्रक्रिया ही विनाइट्रीकरण कहलाती है। अब इसकी दूसरी प्रोसेस जो है वो ये है कि नाइट्रोजन अवकरण व स्वांगीकरण की प्रक्रिया के द्वारा NO2 माइनस नाइट्राइड व NO3 माइनस नाइट्रेट का कम हो जाना ही विनाइट्रीकरण कहलाता है। तो देखो बच्चों, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नाइट्रोजन अवकरण या जो स्वांगीकरण की प्रक्रियाएं होती हैं, उन स्वांगीकरण की प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप मृदा में उपस्थित जो नाइट्रोजन है मृदा में उपस्थित जो नाइट्राइड और नाइट्रेट है उसको कम कर देते हैं, मृदा में उसकी मात्रा कम कर देते हैं। कहने का मतलब इनका मान उस मृदा के अंदर घट जाता है, सांद्रता कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं विनाइट्रीकरण। ये जो प्रोसेस होती है वो विनाइट्रीकरण कहलाती है। और ये दूसरी डेफिनेशन हो गई विनाइट्रीकरण की, नाइट्रेट या नाइट्राइट का नाइट्रोजन में बदल जाना या फिर मृदा में उपस्थित नाइट्राइड या नाइट्रेट का स्वांगीकरण या नाइट्रोजन अवकरण की जो प्रक्रिया है उसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाना, सांद्रता का कम हो जाना ही क्या कहलाएगा? विनाइट्रीकरण कहलाएगा। अब ये सूक्ष्म जीव होते कौन कौन से हैं जो विनाइट्रीकरण करते हैं? तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि कुछ सूक्ष्म जीवों के अपन नाम लिखते हैं यहाँ। तो यहाँ जो नोट करता हूं मैं पहले, सूक्ष्म जीव जिनके कारण क्या होता है? जिनके कारण विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अपन यहाँ नाम लिख लेते हैं कुछ नाइट्रीकरण यौगिकों के जिनके परिणाम स्वरूप क्या होती है? विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया होती है। तो इसमें एक है बैक्टीरियम, एक जो सूक्ष्म जीव है उसका नाम है बैक्टीरियम। दूसरा आपके है सूडोमोनास, एक है आपके बैक्टीरियम, फिर है सूडोमोनास। ये सूडोमोनास जो है ये भी एक सूक्ष्म जीव है जो आपके विनाइट्रीकरण में सहायता करता है। इसके अलावा बैसिलस है, माइक्रोकोकस है, बैसिलस और माइक्रोकोकस है, बैसिलस है, ये भी आपके सूक्ष्म जीव है जो आपके क्या करते हैं? सूक्ष्म विनाइट्रीकरण की प्रोसेस में सहायता करता है। इसके अलावा एक सूक्ष्म जीव है विनाइट्रीफिकेंस, ये भी एक सूक्ष्म जीव है जो आपके क्या काम करता है?
विनाइट्रीकरण की प्रोसेस के अंदर सहायता करता है। ये आपके हो गए हैं विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में सहायता करने वाले सूक्ष्म जीव। अब अपन चर्चा करते हैं कि ये जो नाइट्राइड होती है, ये नाइट्रेट जो होती है वो किस प्रकार से, किस चरणों के माध्यम से नाइट्रोजन में बदलती है। तो यहाँ हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं, उस रिएक्शन के माध्यम से अपन समझेंगे कि किस प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार से नाइट्रोजन का निर्माण होता है। तो देखो, सबसे पहले मृदा के अंदर जो उपस्थित नाइट्रोजन है, मृदा में उपस्थित जो नाइट्रेट है वह HNO3 के रूप में उपस्थित है। लास्ट वाली प्रोसेस में अपन ने पढ़ा था कि जब नाइट्रेट का निर्माण हुआ था तो इसी प्रोसेस में हुआ था, इसके अपघटन से ही नाइट्रेट बनते हैं। इसका जैसे अगर अपघटन होगा तो ये H+ और NO3 के रूप में अपघटन हो जाएगा। तो इस प्रकार से नाइट्रेट बनेगी। तो अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं इसका विनाइट्रीकरण की प्रोसेस। तो यहाँ अपन देखें तो ये आपके हो रहा है HNO3 का निर्माण हो गया है। अब इसका क्या होता है कि इसके अंदर 4 क्या हाइड्रोजन संयोजित होते हैं। इसमें जब 4 हाइड्रोजन संयोजित होते हैं तो 2 अणु निकल जाते हैं जल के। इसमें 4 हाइड्रोजन जोड़ेंगे और जल के जब 2 अणु निकालेंगे तो पहले यहाँ अपने को संतुलित करने के लिए 2 क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा आगे। अब इसको आगे देखें अपन, तो इस अणु में से यदि हम 4 हाइड्रोजन जोड़ेंगे और 2 जल के अणु निकालेंगे तो इस स्थिति में इसके पास जो शेष अणु बचता है, शेष जो यौगिक बचता है वो होगा आपके HNO2। ये आपके नाइट्रेट है, ये नाइट्राइड में बदल रहा है। ये नाइट्रेट जो है वो नाइट्राइड में बदल रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ कि ये जो हाइड्रोजन 2 हैं और 6 क्या है आपके ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन 6 हैं। अब 4 आपके H+ आयन और जोड़ रहे हैं अपन, इसमें 4 H+ जोड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पे ये निकलने के बाद आपके केवल यही बचेंगे। अब इसमें से अपन क्या करते हैं, इस प्रोसेस में फिर अपन क्या करते हैं कि 4 हाइड्रोजन इसमें जोड़ देते हैं। और जब 4 हाइड्रोजन जोड़ते हैं और इसमें से एक हाइड्रोजन H2O, एक जल का अणु बाहर निकाल देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके जो यहाँ अणु बनता है वो बनेगा H2N2 और O2। ये बन जाएगा जब इसमें 4 जोड़ेंगे और जल के एक अणु निकाल देंगे। अब इस यौगिक का जो अपघटन होता है वो 2 तरीके से हो सकता है। 2 प्रोसेस हैं जिन प्रोसेसों के माध्यम से इसका क्या होता है, आगे की अपघटन की प्रक्रिया होती है। अपन देखें कि यदि इसमें अपन 4 हाइड्रोजन जोड़ें, क्या करें अपन, इसमें 4 हाइड्रोजन अगर हम इसमें जोड़ते हैं और अपन क्या करते हैं, जल के 2 अणु इसमें से निकाल देते हैं। इस यौगिक में जल के 2 अणु निकाल देते हैं और 4 हाइड्रोजन जब जोड़ देते हैं तो केवल ये नाइट्रोजन बचेगी। कहने का मतलब आपकी नाइट्रोजन बन गई है, विनाइट्रिफिकेशन हो गया है। अगर हम क्या करते हैं, इसमें से केवल एक ही जल का अणु निकालते हैं, यहाँ से केवल एक ही जल का अणु निकालेंगे तो ये N2O बनेगा। ये जो N2O बनेगा इसके आगे की प्रोसेस होगी। इस आगे की प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ से आपके 2 जल के अणु जोड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन इसमें जोड़ेंगे और 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे और जल के अणु निकाल देगा अपन यहाँ से एक। इसमें से 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, एक जल का अणु निकाल देंगे तो फिर लास्ट में आपके N2 बन जाएगी। तो इस 2 प्रोसेस से आपकी ये नाइट्रोजन गैस बन जाएगी, नाइट्रोजन गैस। इस प्रकार से विनाइट्रोफिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। नाइट्रेट है, इसमें 4 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 2 जल के अणु निकालेंगे, नाइट्राइड बन जाएगा। फिर इस नाइट्राइड में 4 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 1 जल का अणु निकाल देंगे तो H2N2O2 बन जाएगा यौगिक। इस यौगिक का 2 प्रकार से अपघटन होगा। पहला अपघटन तब जब इसमें 2 जल के अणु निकलेंगे और 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, ऐसी स्थिति में डायरेक्ट नाइट्रोजन निकल जाएगा और विनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। दूसरी जो प्रोसेस है उसमें जल का एक अणु निकलेगा, N2O बनेगा, फिर इसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे और एक जल का अणु निकाल देंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, N2 नाइट्रोजन गैस बन जाएगी। तो इस प्रकार से आपके ये जो नाइट्रोफिकेशन होता है, विनाइट्रीकरण जो होती है वो कंप्लीट होती है। और इसी के साथ आपके जो खनिजन की प्रक्रिया होती है वो भी कंप्लीट होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए।
उसके बाद अपन अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे सूक्ष्म जीव, मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जो टॉपिक है उसको अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।